नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पैरामिलिट्री जवानों के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हर चुनौती को स्वीकार किया है, जो देश के बुलाने पर हम यहाँ हैं कहकर जवाब देते हैं और जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ऐसे बहादुर योद्धाओं के इस ग्रुप में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी ने अपनी पूरी जिंदगी हिम्मत, बहादुरी और कमिटमेंट के साथ देश की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दी है। आपने हर मोर्चे पर भारत का गौरव बढ़ाया है। आपने भारत के सम्मान और गरिमा को बनाए रखा है और आगे भी बढ़ाया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी का सम्मान भी किया। आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने वाले, प्राकृतिक आपदाओं के समय हर चुनौती को स्वीकार करने वाले और राष्ट्र की हर पुकार पर जहां देश को जरूरत होती है, जहां कम होते हैं वहां हम का उद्घोष करने वाले, अपने प्राणों के बाजी लगाने वाले आप सभी वीर योद्धाओं के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी ने वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ संपूर्ण जीवन भर देश की रक्षा में लगाया है। आपने अपनी सेवा के दौरान देश का चाहे कोई कोना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, अनेक ऐसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य प्रत्येक मोर्चे पर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आपके अंदर वीरता, अनुशासन और समर्पण के बल पर आपने भारत को मजबूत, सुरक्षित और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। आतंक हरिद्वार में बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां पहुंचने के बाद शहर का माहौल भावुक हो गया। देवल परिवार ने पीलीभीत हाउस के इस घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की और इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पूरे कार्यक्रम को शांत और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पीलीभीत हाउस के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल सहित परिवार के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। परिवार कल से ही पीलीभीत होटल में ठहरा हुआ था, जहां अस्थियां भी सुरक्षित रखी गई थी। देओल परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखने का फैसला लेते हुए पूरे कार्यक्रम को निजी रूप से करने का निर्णय लिया, ताकि अंतिम विदाई सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 पेटी शराब, 570 ग्राम चरस और 6 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। आरोपियों को पुलिस ने धारा 60 और एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर सभी तस्करों को जेल भेजा गया। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली परिसर में सीओ पूर्णिमा गर्ग ने किया। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। शराब तस्करी में गिरफ्तार आरोपी की पहचान विदित थापा निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है, जबकि चरस तस्कर का नाम गजेंद्र, जो कि शीशम झाड़ी का निवासी बताया जा रहा है। स्मैक तस्कर की पहचान मोनू देवनाथ के रूप में हुई है, जो कि मायाकुंड का रहने वाला है। मोनू पहले भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है और जेल की हवा खा चुका है। तस्करों को पकड़ने वाली टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर सुमित चौधरी, विनेश कुमार और दिनेश राणा को इस सफलता पर सीओ ने शाबाशी दी है। देखिए, इसमें ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कल 3 मेजर रिकवरीज हुई हैं। इसमें से एक तो आपकी है अवैध शराब पकड़ी गई है शामपुर चौकी क्षेत्र से, जिसमें 4 पेटी आपकी देसी शराब की बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इसमें एक हमारे को वाहन, एक स्कूटर भी इसमें हमें बरामद हुआ है। इसी क्रम में एक लगभग 6 ग्राम स्मैक भी
पुराने रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच इसमें की जा रही है और बाकी इन लोग कहाँ से लाते हैं, आगे का क्या इनका लिंकेजेस रहता है, उसके बारे में भी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी क्रम में कल 567 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है एक व्यक्ति से ट्रांजिट कैंप के पास। देहरादून में सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारी को सरकारी योजनाओं को जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक और सटीक प्रचार प्रसार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महानिदेशक ने मीडिया से बेहतर समन्वय, पत्रकारों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक और सकारात्मक सामग्री प्रकाशित करने पर जोर दिया। उन्होंने सक्सेस स्टोरी और रोचक लेखों के नियमित प्रकाशन को भी आवश्यक बताया और इस दौरान निर्देश दिया गया कि सही खबरें ही दी जाए। नहीं, देखिए उसमें कई बिंदु थे, जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है, उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें। और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की और जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है, ऐसी जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जा चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके ज़िले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं तो उसके भी हमने कहा कि बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करिए। तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उसमें निर्देश दिए। नहीं, देखिए उसमें कई और देहरादून में वकील अपनी चैम्बरों की मांग को लेकर हड़ताल पर है और इसी क्रम में पछवादून बार एसोसिएशन ने भी देहरादून के वकीलों के समर्थन में 2 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान कहा गया कि अगर वकीलों की मांगों को नहीं माना गया तो दोबारा हड़ताल किया जाएगा और भूख हड़ताल भी होगा। इस दौरान पूरे प्रदेश के वकील भी तैयार है। देहरादून में वकीलों के समर्थन में वकीलों ने अपने चैम्बर की मांग की है। सरकार से ये मांग की जा रही है। उनके द्वारा उप जिला अधिकारी कार्यालय विकास नगर में प्रदर्शन भी किया गया। एक ज्ञापन सरकार को प्रेषित किया गया और इस हड़ताल में बार एसोसिएशन के सचिव नितिन वर्मा, एडवोकेट संजय गुप्ता भी शामिल रहे, जिन्होंने इनका समर्थन किया है और कहा है कि इनकी मांगे जायज है। बार एसोसिएशन ने देहरादून बार एसोसिएशन को कल सहयोग और समर्थन दिया। हम लोगों ने 2 दिन की विकास नगर के अंदर हड़ताल रखी। अधिवक्ता समाज ने कोई कार्य नहीं किया। हम लोग सरकार से इस बात की डिमांड करते हैं, देहरादून अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उन्हें चैम्बर का निर्माण करके दिया जाए और जो 5 बीघे में जमीन मिली हुई है उसके अलावा हमारे पास वहां पे 5000 वकील हैं, हमें 5 बीघा जमीन और मिलनी चाहिए। जहां पर हमारे अधिवक्ताओं के जो 50 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को अगर चैम्बर टूटते हैं तो उनके बदले उन्हें दोबारा चैम्बर बना के दिए जाने चाहिए। साथ साथ हम विकास नगर में भी हमारे पास 500 से अधिक अधिवक्ता हैं। हम लोग सरकार से इस बात की अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि विकास नगर में जो हमारा कोर्ट परिसर है उसके सामने लगभग 1 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसमें हमारे को लगभग 2-2.5 बीघे जमीन हमें मिले, जिससे हमारे 500 अधिवक्ता को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। हमारा जो मांग है राज्य सरकार से और उत्तराखंड शासन से कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए धन स्वीकृत किया जाए। अधिवक्ताओं को न्याय विभाग को जमीन आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसमें हमें पर्याप्त जगह दी जाए और ऐसी स्थिति में कि जब अधिवक्ता वहां पर विधि व्यवसाय करेगा तो उसे पर्याप्त जगह ना होगी तो वो किसी भी तरह से विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा और जब विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा तो ना वादकारियों को ना सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला पाएगा। कटापत्थर क्षेत्र से सीसीआर देहरादून को सूचना मिली कि यमुना नदी की तेज धारा के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 3 व्यक्ति नदी के बीच में फंस गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूचना पर तुरंत पोस्ट डाक पत्थर को भी दी गई और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया गया।
अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम बिना समय गंवाए घटनास्थल पहुंची और यमुना नदी के तेज बहाव के बीच फंसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ के इस त्वरित और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थानीय लोगों के द्वारा सराहना भी की जा रही है। देहरादून पुलिस ने आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के साथ चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई, उनके सत्यापन की कार्रवाई भी की गई। एसएसपी देहरादून ने आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्धों की तलाश के लिए नियमित चेकिंग के अलावा समय समय पर वृहद स्तर पर अचानक ही चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस तरह के अभियान से आमजनों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है और अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। उत्तराखंड जनपद के देहरादून जिले से एक बेहद ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जनजातीय क्षेत्र चकराता के बीजन गांव में 6 महीने की गर्भवती दलित महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी गांव का ही दबंग स्वर्ण जाति का युवक बताया जा रहा है, जिसका नाम मुकेश चौहान है। पीड़िता ने 1 दिसंबर को नायब तहसीलदार को शिकायत दी है। 20 नवंबर को दोपहर करीबन 12 बजे पीड़िता नदी किनारे कपड़े धो रही थी, तभी मुकेश चौहान उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीटते हुए शौचालय ले जाता है और धमकाते हुए उसके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद फरार हो जाता है। पीड़िता ने घर आकर पति को अपनी आप बीती बताई, लेकिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई और आरोपी के परिवार वालों को के दबाव में आकर 1 लाख रुपए लेकर मुंह बंद करने की धमकी दी गई और इसके साथ ही मामला आगे बढ़ाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। डर से जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाए गए और इसके साथ ही पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पिछले 2 साल से उस पर गंदी नजर रख रहा था, छेड़खानी करता था, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाता था और बदनाम करने की कोशिश करता था। स्वर्ण जाति के लोगों की धमकियों से डरकर पीड़िता और उसका परिवार 29 नवंबर की रात चुपके से गांव छोड़कर भाग निकला। अभी भी परिवार को जान का खतरा बताया जा रहा है। पीड़िता ने SC/ST एक्ट के साथ बलात्कार, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और परिवार को सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। मामला जैसे ही सामने आया, दलित संगठनों में भारी आक्रोश दिखाई पड़ा। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की अब मांग उठाई जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। की महिला द्वारा 1/12/2025 को मुकेश चौहान पुत्र धर्म सिंह चौहान के खिलाफ बलात्कार किए जाने के संबंध में रिपोर्ट दी गई थी, जिस पे मेरे द्वारा उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर धाराएं पंजीकृत कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है। मामला महिला अपराध से संबंधित होने के कारण जिलाधिकारी महोदय को विवेचना हस्तांतरित किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, जिसमें महिला थानाध्यक्ष इसमें विवेचना कर पाएंगे। यूपीसीएल ने प्रदेश में फिर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। शिकायतों का निपटारा मेगा कैंप में किया गया। कुछ दिन की रोक के बाद यूपीसीएल ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम फिर से शुरू कर दिया है। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRRA ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यूपीसीएल ने मीटर बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के मद्देनजर प्रक्रिया को रोका था। शिकायतों का निपटारा मेगा कैंप में किया गया। इसके बाद अब मीटर लगाने का काम शुरू हुआ है। देहरादून टर्मिनल पर
7 और 8 दिसंबर को यात्री ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इन 2 दिनों में ना तो देहरादून से कोई ट्रेन रवाना होगी और ना ही यहां कोई ट्रेन पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को वैकल्पिक स्टेशनों हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद और सहारनपुर से संचालन का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि इन तारीखों में देहरादून रेलवे स्टेशन पर बने लोको शेड के इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इंटरलॉकिंग के साथ साथ लगभग 20 रेलवे ब्रिजों के मरम्मत भी निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि देहरादून लोको शेड को ट्रेनों के इंजन की मरम्मत, रखरखाव और सफाई के लिए विकसित किया गया है ताकि भविष्य में अधिक ट्रेनों का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने गेस्ट हाउसेस को ईवी चार्जिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया है। अब होली जैसे विंटर डेस्टिनेशन पर भी ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में अब ईवी चार्जिंग की सुविधा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुलभ हो चुकी है। जीएमवीएन ने अपने गेस्ट हाउसेस और होटलों को सिर्फ ठहरने की जगह नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भरोसेमंद चार्जिंग हब में बदल दिया है। पहाड़ों पर सफर करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा किसी राहत से कम नहीं। जीएमवीएन के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मजबूत करने के लिए 2 संस्थाओं ने मिलकर काम किया है। टीएचडीसी ने सीएसआर के तहत गढ़वाल मंडल की 12 प्रॉपर्टीज में चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, जबकि उत्तराखंड परिवहन निगम ने 28 लोकेशन पर यह सुविधा स्थापित की है। इनमें से ज्यादातर स्टेशन पूरी तरह से फंक्शनल हैं और पर्यटक नियमित रूप से इनका उपयोग कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में टीएचडीसी और परिवहन निगम ने मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। 12 टीएचडीसी और 28 परिवहन निगम के स्टेशन फंक्शनल है और इसका फायदा टूरिस्ट को मिल रहा है और ये उत्तराखंड को ग्रीन टूरिज्म की तरफ से ले जाने वाली बड़ी पहल मानी जा रही है। आने वाले समय को देखते हुए ओली जैसे बड़े विंटर डेस्टिनेशन पर भी ईवी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इससे बर्फीली वादियों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब वाहन चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्वतीय क्षेत्रों की हवा को और भी स्वच्छ बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। चूँकि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गेस्ट हाउसेस में दिया गया है तो लोगों के लिए एक मोटिवेशन है और बहुत से लोग जो भले ही हमारे गेस्ट हाउस में नहीं रुक रहे हैं या उनका कहीं और स्टे है या ऑन द वे उनको कोई इशू आता है, तो हमारे गेस्ट हाउसेज एक प्रकार से ईवी हेल्पिंग स्टेशंस का भी काम कर रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग के लिए कोई मदद लेनी है तो उनको एक आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक सुविधा है और आने वाले समय में इसका लाभ मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे। और शीतकालीन यात्रा भी जैसा कि प्रस्तावित है जीएमवीएन के द्वारा इसमें डिस्काउंट भी किया गया है और बहुत सारे पैकेजेस भी इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो 4 धाम यात्रा है विंटर टूरिज़्म के दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि ये ईवी स्टेशंस उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल अपनाएंगे। चूँकि पुलिस ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को देखते हुए मुनिकीर्ति क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीती रात कैलाश गेस्ट चौकी पुलिस ने क्षेत्र में पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। गश्त के दौरान स्थानीय निवासियों ने पुलिस को बताया कि कुछ इलाकों में पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। अंधेरे का फायदा उठाकर नशेड़ी तत्व सक्रिय रहते हैं और इसके कारण आपराधिक वारदातों की आशंका बनी रहती है। लोगों ने पुलिस को उन क्षेत्रों की जानकारी भी दी है जहां असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों से पत्राचार शुरू कर दिया है। मुनिकीर्ति के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि दिसंबर महीने में क्रिसमस और नववर्ष के आयोजन के चलते क्षेत्र में हजारों पर्यटकों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नशेड़ी तत्वों के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
धर्मनगरी हरिद्वार में मातृ सदन संस्था ने आरोप लगाया है कि ये खनन विधायक के संरक्षण में किया जा रहा है। मातृ सदन द्वारा भेजी गई चिट्ठी में दावा किया गया कि वानिया स्टोन क्रशर नाम की इकाई, जिसमें कथित रूप से विधायक के रिश्तेदार प्रवीण साहनी और अन्य व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं, अवैध खनन में संलिप्त है। चिट्ठी में यह भी आरोप है कि कई पोकलैंड मशीनों के जरिए लगातार अवैध खुदाई किए जाने की सूचना मिली है। संस्था का कहना है कि अगर यह आरोप सही है तो ये न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कर्तव्यों का उल्लंघन है, बल्कि न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना भी है। मातृ सदन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन तुरंत नहीं रोका गया तो संस्था उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेगी। फिलहाल विधायक उमेश कुमार की ओर से इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस दौरान अब अगर हरिद्वार की बात किया जाए तो यहां पर अवैध खनन को लेकर राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म होता नजर आ रहा है। खैर, इस आरोप पर कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इसकी पुष्टि तो फिलहाल नहीं हो पाई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही ये तथ्य सही है या गलत है, ये तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।